गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इससे पहले हमने बात की थी इस चैप्टर में लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन के बारे में हमने बात की थी और जीवों में लैंगिकता के बारे में हमने बात कर ली थी। एक लिंगी द्विलिंगी इनके बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम बात करते हैं इस चैप्टर में लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। तो लैंगिक जनन में जो होने वाली घटनाएं हैं वो 3 घटनाएं होती हैं। सबसे पहले होता है निषेचन पूर्व घटना, सबसे पहले होता है निषेचन पूर्व घटना, फिर होता है निषेचन और लास्ट में होता है निषेचन पश्च घटना। निषेचन पूर्व घटना का मतलब है कि जो घटना क्या है निषेचन से पहले होती है, जो भी है युग्मक का निर्माण होना और युग्मकों का स्थानांतरण। तो सबसे पहले क्या होगा, युग्मक का निर्माण होगा, नर युग्मक बनेंगे, क्या बनेंगे, नर युग्मक बनेंगे और मादा युग्मक बनेंगे। और जब ये नर और मादा युग्मक बन जाते हैं तो इसको कहा जाता है युग्मक जनन। क्या कहा जाता है इसमें, युग्मक का निर्माण जो है उसको क्या कहा जाएगा, युग्मक निर्माण। मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक का जो निर्माण होने की प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाएगा, युग्मक जनन कहा जाएगा। और फिर जब युग्मक बन जाते हैं तो इन युग्मकों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है कि नर युग्मक जाकर के है मादा युग्मक के पास जाकर क्या हो जाएगा, संलयित हो जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं इसके बारे में कि जो निषेचन पूर्व घटना है, निषेचन पूर्व घटना होती क्या है। ऐसी घटना जो संलयन के लिए युग्मक के निर्माण, जो क्या है संलयन के लिए युग्मक के निर्माण अर्थात युग्मक जनन से लेकर युग्मकों को संलयन के लिए एक स्थान पर पहुंचाने का कार्य करती है, अर्थात युग्मक का स्थानांतरण करती है। ऐसी घटना को क्या कहा जाता है, निषेचन पूर्व घटना कहा जाता है। इसमें सबसे पहले होगा युग्मकों का निर्माण। तो इसमें 2 युग्मक बनेंगे, एक बनेगा नर युग्मक और एक बनेगा मादा युग्मक। जो नर युग्मक है वो क्या होता है, शुक्राणु होता है और मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु होता है। तो शुक्राणु का निर्माण क्या कहलाता है, शुक्र जनन कहलाता है और अंडाणु का निर्माण क्या कहलाता है, अंड जनन कहलाता है। तो इस प्रक्रिया को जरा हम पीछे एक डायग्राम से समझते हैं। शुक्र जनन, शुक्र जनन में क्या होगा कि जब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इस शुक्रजन कोशिका को, शुक्रजन कोशिका को क्या करता है, प्रेरित करता है किसके लिए, सूत्री विभाजन के लिए या समसूत्री विभाजन के लिए। और जब समसूत्री विभाजन हो जाता है तो समसूत्री विभाजन के पश्चात क्या है, प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं का निर्माण होता है। फिर इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात ये क्या है, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण करेगा। और जब द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है तो ये क्या है, इसमें फिर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है और फिर ये किसका निर्माण कर देती है, शुक्राणु परशु या शुक्राणु पूर्व का निर्माण, कोशिकाओं का निर्माण कर देती है। और इन्हीं से ये क्या है, विकसित होकर इनमें क्या है, विभेदन होने के बाद विकसित होकर ये क्या है, किसका निर्माण करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये तुमने देखा होगा कि यौवन आरंभ में क्या है, शुक्रजन कोशिका जिनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। इसमें समसूत्री विभाजन होता है, सेम अपनी मातृ कोशिका की तरह ये बनती है। और फिर इसके बाद इनमें समसूत्री विभाजन के पश्चात इसमें प्राथमिक शुक्र, ये जो निर्माण हुई है प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं का निर्माण होता है। फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के पश्चात ये क्या है, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण कर देती हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 होती है। और फिर इनसे क्या हो जाता है, ये द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के पश्चात ही के शुक्राणु प्रसु कोशिकाओं का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। और इन्हीं से किसका निर्माण हो जाता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो ये नर युग्मक का निर्माण जो है इसको क्या कहा गया, शुक्र जनन। अब हम देखते हैं अंड जनन। अंड जनन, अंड जनन ये अंडाणु का निर्माण होगा।
तो इसमें क्या होगा कि जो अंडजन्य कोशिकाएं हैं, इसमें हार्मोन इनको क्या करेगी, प्रेरित करेगी, और इसमें सूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन के पश्चात ये क्या है, प्राथमिक अंडक का निर्माण करती है। तो ये जो प्राथमिक अंडक है, इसमें फिर अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन अ, होने के पश्चात ये द्वितीयक अंडक का निर्माण करती है, और इस द्वितीयक अंडक से किसका निर्माण हो जाता है, अंडाणु का निर्माण हो जाता है। इसको हम क्या कहेंगे, अंडजनन की प्रक्रिया या अंडजनन। तो ये दोनों युग्मकों का निर्माण हो गया, नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण हो गया। ये निषेचन से पूर्व घटना है। ये घटना पहले निषेचन से पहले होती है, क्योंकि जब युग्मकों का निर्माण या गैमेट बन जाएंगे तो फिर तभी क्या है, ये निषेचन की प्रक्रिया करेंगे, तभी ये क्या बनेगा, जाइगोट का निर्माण करेंगे। तो इसको अंडजनन और शुक्रजनन की प्रक्रिया को हम उस चैप्टर नंबर 3 में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो युग्मक हैं, इन युग्मकों की जो प्रकार हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले होता है समयुग्मक। समयुग्मक में क्या होता है कि जब नर तथा मादा युग्मक दोनों समान आकार और परिमाण या व्यवहार के होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समयुग्मन कहते हैं। जब इनका संलयन होगा तो ये क्या है, इसे हम क्या कहेंगे, समयुग्मन कहेंगे। ठीक है। अब हमने कहा कि ये दो क्या है, युग्मक हैं, दोनों एक समान हैं, जिनका क्या है, बाह्य आकार और परिमाण, और क्या है, परिमाण, दोनों क्या है, समान है। दोनों समान है तो दोनों के क्या है, बाह्य आकार और बाह्य परिमाण, जो बाह्य आकार और परिमाण दोनों क्या है, समान है। ऐसे युग्मक को हम क्या कहेंगे, समयुग्मक कहेंगे। क्या कहेंगे, ऐसे युग्मक को समयुग्मक कहेंगे। एग्जाम्पल है इसका क्लेमाइडोमोनास ड्रेबिएनम। क्लेमाइडोमोनास ड्रेबिएनम एक हरित शैवाल है। इसमें ये क्या है, समयुग्मन, जो युग्मक है नर और मादा दोनों युग्मक इसमें पाए जाते हैं। अब हमने कहा कि एक जो दूसरा है वो है असयुग्मन। जब क्या होगा कि हमने कहा कि ये एक युग्मक है और ये दूसरा युग्मक है, दोनों का क्या है, बाह्य आकार, मतलब आकार क्या है, दोनों का समान है, आकार समान है, दोनों का आकार समान है, मतलब दोनों क्या है, हमने कहा कि दोनों क्या है, कि दोनों गोल है, लेकिन दोनों का क्या है, परिमाण, परिमाण दोनों का क्या है, असमान है। तो अब परिमाण असमान का मतलब क्या है कि तुम देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये बड़ा गोला है, ये क्या है, छोटा गोला है। तो दोनों में हमें पता नहीं है कि नर कौन सा है, मादा कौन सा, मादा युग्मक कौन सा है, लेकिन क्या है, दोनों का क्या है, परिमाण क्या है, असमान है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो इसको हम कहते हैं असयुग्मन। क्या कहेंगे इसको, असयुग्मन। कि जब दोनों युग्मक आकार, दोनों युग्मकों का आकार समान होगा लेकिन परिमाण भिन्न होगा, ऐसे युग्मकों को असमान असम युग्मक कहते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। तीसरा आता है विषम युग्मन, विषम युग्मक। तीसरा क्या आता है, विषम युग्मक। जब क्या होगा, हमने कहा कि एक ये है और एक ये, तो दोनों युग्मक हैं, इसमें हमने कहा ये मादा युग्मक है और ये क्या है, नर युग्मक है, दोनों का विभेद भी हो पा रहा है। तो अगर दोनों का क्या है, आकार, बाह्य आकार और परिमाण दोनों क्या है, समान नहीं होंगे, दोनों असमान होंगे, ऐसे में हम उनको क्या कहेंगे, ऐसे युग्मकों को हम विषम युग्मक कहते हैं। जब दोनों युग्मकों के आकार और परिमाण असमान होते हैं तो ऐसे युग्मकों को विषम युग्मक कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे मनुष्य में ये क्या है, हमने कहा ये अंडाणु है, ये क्या है, शुक्राणु है। तो इसमें विषम युग्मक में क्या होता है कि जो नर युग्मक होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, नर युग्मक छोटा होता है, और मादा युग्मक क्या होता है, बड़ा होता है।
और इसमें एक कंडीशन और होती है कि नर युग्मक क्या होता है, चलायमान होता है। नर युग्मक क्या होता है, चलायमान होता है। चलायमान का मतलब है कि ये क्या करेगा, गति करेगा और मादा युग्मक तक पहुंचेगा। लेकिन मादा युग्मक क्या होता है, अचल होता है। इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास कोकीफेरा। कोकीफेरा क्या है, क्लेमाइडोमोनास कोकीफेरा। ये तीनों के तीनों हमने यहाँ पर एग्जाम्पल जो दिए हैं, समयुग्मन, समयुग्मक, असम युग्मक और विषम युग्मक, ये तीनों के तीनों जो युग्मक जनन है या युग्मक के प्रकार हैं, ये तीनों के तीनों किस क्लेमाइडोमोनास में पाए जाते हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं, एक क्वेश्चन है कि कौन सा जीव है जो लैंगिक जनन के विकास को बताता है। तो लैंगिक जनन के विकास को कौन बता रहा है, क्लेमाइडोमोनास बता रहा है, क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या है, हमने कहा कि समयुग्मक भी हो रहा है, असम युग्मक भी हो रहा है और विषम युग्मक में इसमें क्या है, हो रहा है। अब जब क्या है, युग्मकों का निर्माण हो गया तो इसकी संलयन के लिए इनका मिलना बहुत आवश्यक है। तो इसमें क्या है कि दूसरी जो हमारे हेडिंग है, युग्मकों का स्थानांतरण, ये भी निषेचन पूर्व घटना होगी, क्योंकि युग्मक मिलेंगे, संलयन होगा, तभी तो हम क्या कहेंगे कि निषेचन हो पाएगा। तो इसमें क्या है, युग्मक निर्माण के पश्चात नर तथा मादा युग्मक संलयन हेतु एक दूसरे के समीप आते हैं। अधिकांश जीवों में नर युग्मक क्या होता है, चलनशील होते हैं तथा मादा युग्मक क्या होते हैं, अचल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर में हम बात करते हैं मनुष्य में हमने कहा कि नर युग्मक जो क्या है, शुक्राणु है और मादा युग्मक जो क्या है, अंडाणु है। तो अंडाणु स्थिर होता है, लेकिन नर युग्मक जो है, ये जब मैथुन क्रिया होती है तो ये जो शुक्राणु है, ये शुक्राणु तैरता हुआ कहाँ है, इस अंडाणु के पास पहुंचेगा और फिर जाकर वहाँ क्या करेगा, निषेचन करेगा। अब हम इसी में देखते हैं कि जैसे उच्च कोटि के पादप हैं, उच्च कोटि के पादपों पे क्या है, उच्च कोटि के पादप जैसे हमने कहा कि अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी, इनमें क्या होता है, नर तथा मादा दोनों युग्मक क्या होते हैं, अचल होते हैं। अब जैसे इनमें क्या होगा, परागण होगा, क्या होगा इनमें, परागण। और परागण में तो लिख ही नहीं रहा, परागण में पराग कणों को ले जाने का काम कौन करता है, वायु के द्वारा जा रहे हैं, जबकि उनके पास कोई ऐसी वो नहीं है कि वो खुद तैरते हुए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमने कहा यहाँ पर क्या है, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों क्या होते हैं, अचल होते हैं। और जो निम्न कोटि के पादप होते हैं जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इसमें क्या है कि जो नर युग्मक हैं वो जल द्वारा क्या करते हैं, नर युग्मक जल द्वारा क्या है, मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। और ये कैसे होते हैं, चलनशील होते हैं। कैसे होते हैं, चलनशील होते हैं। लेकिन ये भी किसके द्वारा चलनशील हो रहे हैं, जल के द्वारा क्या हो रहे हैं, चलनशील हो रहे हैं। तो बच्चों कल हम बात करेंगे इसके बाद दूसरी जो घटना है निषेचन। तो कल हम निषेचन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।